Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका विनायक कोचिंग पलसाना में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक क्षेत्र के बाद एक नया चैप्टर जो है वो लेके आए हैं। तो आज का चैप्टर दोस्तों अपवाह तंत्र जो है भारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, अपवाह तंत्र जो है चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, यदि हम भारत के संदर्भ में जो है इस अपवाह तंत्र के बारे में एक अच्छे मैटर के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो जो है वो बड़ा भी होगा। तो आपको इस टॉपिक के माध्यम से जो अपवाह तंत्र है बहुत अच्छी तरीके से जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपवाह तंत्र भारत के अंदर। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों कि भारत जो है, हाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मुख्य अपवाह तंत्र की बात करेंगे भारत में। जैसे आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। इससे पहले अपन देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह है। इसके अलावा हिमालय से आने वाली नदियों का अपवाह है, ठीक है। इसके अलावा आंतरिक जो अपवाह है वो भी भारत में मिलता है। तो आज हम जो है पहले तो हिमालय से आने वाली नदियों का जो अपवाह तंत्र है इसके बारे में चर्चा जो है वो करते हैं। तो पहले तो एक संक्षिप्त जानकारी देखते हैं अपवाह तंत्र के बारे में, फिर चलते हैं हिमालय से आने वाली मुख्य नदियों का अपवाह तंत्र। एक बेस्ट, एक अच्छी ट्रिक के साथ जो है वो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से। देखो दोस्तों, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है, अर्थात जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र था, तिब्बत का क्षेत्र था, वो तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही बन चुका था पहले ही। अब यहाँ आपने देखा जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले जो आपकी मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक तो आपकी सिंधु नदी, एक जो है सतलज नदी, और एक जो है वो आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है दोस्तों। ये तीनों नदियां जो है हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो है वो टैथिस सागर के अंदर जो है वो अपना जल लेकर जाती थी। याद रखना दोस्तों, जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो अपना जल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में न ले जाकर कहाँ लेके आती थी, इस टैथिस सागर में ही लेकर आती थी। कालांतर में आपने पढ़ा है भाई टैथिस सागर जो है, जैसे अपन बात करेंगे टैथिस सागर के अंदर जो उत्तर से आने वाली और नदियां हैं, जैसे आपकी चंबल है, चंबल के अलावा कैन है, सोन नदी है, आपकी इसके अलावा कैन, सोन जो है, चंबल है, ये सभी नदियां जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, ठीक है, जो आपका टैथिस सागर था इसी टैथिस सागर में गिरती थी दोस्तों। चंबल नदी जो आज यमुना की सहायक नदी है, यह नदी भी पहले आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ही इस टैथिस सागर के अंदर ही गिरती थी। कालांतर में आपने पढ़ा दोस्तों कि ये जो वृहद हिमालय है, इस वृहद हिमालय का जब निर्माण हुआ तो इसके निर्माण के बाद में जो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां थी, इनके मार्ग में क्या हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया, अर्थात वृहद हिमालय बन गया। लेकिन ये जो आपकी तीनों नदियां हैं, ये नदियां इस वृहद हिमालय का अपर्दन करते हुए क्या है, उसी मार्ग में बहने लगी। तो कालांतर में क्या है, ये जो आपकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी, सतलज नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन तीनों नदियों को क्या है, पूर्ववर्ती, याद रखना दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब दूसरी बात, वृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों के अंदर आपकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों को ही शामिल किया जाता है। अब इसके बाद में आपने पढ़ा है कि जब वृहद हिमालय का निर्माण हुआ तो ये तीनों नदियां गहरे खड्डों का निर्माण करते हुए प्रवाहित हुई, और उन खड्डों को क्या कहा गया था,
गार्ज कहा जाता है दोस्तों। अब याद रखना, गार्ज का जो बड़ा रूप है उसे बड़े रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना, गार्ज के बड़े रूप को कैनियन कहा जाता है। जैसे ये कोई छोटी घाटी है और इस छोटी घाटी में नदी प्रवाहित हो रही है, कालांतर में अपरदन के कारण ये घाटी थोड़ी चौड़ी हो गई, तो इस घाटी का नाम तो हो गया कैनियन और इस घाटी का नाम क्या हो गया? गार्ज। गार्ज जो है वो खड़ी ढाल युक्त घाटी होती है, जबकि ये अपरदन से थोड़ी क्या है, इसमें ढलान के अंदर थोड़ी सी गिरावट जो है वो आ जाती है। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि जब शिवालिका श्रेणी है, शिवालिका श्रेणी और जो लघु हिमालय है, इनका जब निर्माण होता है तो कालांतर में लघु हिमालय शिवालिका श्रेणी के अंदर जो नदियां बही, जैसे आपकी गंगा नदी है, इसके अलावा यमुना नदी है, कोशी जो नदी है, इसके अलावा हम बात करें गंडक नदी है और तिस्ता नदी है, ये सभी नदियां शिवालिका और लघु हिमालय को काटते हुए अपने मार्ग में बह रही है। तो इन नदियों को शिवालिका और लघु हिमालय की क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्ववर्ती नदी जो है वो कहा जाता है। वृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों के अंदर सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का नाम याद रखना है। लघु हिमालय और शिवालिका की पूर्ववर्ती नदियों के अंदर सतलज, गंगा, यमुना जो है, गंडक, तिस्ता, कोसी, ये सभी नदियां जो है आपके इस हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां जो है वो कहलाती है। अब कालांतर में आपने पढ़ा था कि जब नदियां टैथिस जो सागर है, इस टैथिस सागर के अंदर अवसाद जमा करती रही, तो कालांतर में कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? अवसादी चट्टान जो है, इस अवसादी चट्टान का निर्माण जो है यहां होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका एक तो बलुआ पत्थर जो है ये भी अवसादी चट्टान के रूप में मिलता है। इसके अलावा बात करें चूना पत्थर जो है ये भी मिलता है। इसके अलावा कांगलो, याद रखना दोस्तों, कांगलो मेरेट जो है, ये जो बलुआ पत्थर है, ये चट्टानें जो है वो इसी अवसाद से कालांतर में जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि मायोसीन काल की बात करते हैं कि जब भूगोल का मायोसीन काल था, मायोसीन काल के दौरान जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जैसे भारत का आपने ये मानचित्र देखा है, ऐसे ये भारत का जो है हम मानचित्र देखते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मायोसीन काल में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ऐसे बहती थी, एंड में कहाँ जाती थी? अरब सागर में जाती थी। ठीक है, अब होता क्या है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी को मायोसीन यानी कि इस काल के अंदर क्या कहते थे? इंडो ब्रह्म नदी। याद रखना दोस्तों, इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था, या दूसरा नाम अपन कहेंगे तो शिवालिका नदी जो है वो इसी नदी को कहते थे। अब कालांतर में क्या होता है कि इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। इस ब्रह्मपुत्र, इंडो ब्रह्म नदी, शिवालिका नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, और वो अवरोध कौन सा था? एक तो अरावली पर्वत का और एक दिल्ली जो रिज है इसका अवरोध उत्पन्न होता है, जिस कारण क्या है, इस ब्रह्मपुत्र या इंडो शिवालिका नदी का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। और कालांतर में इसी शिवालिका इंडो ब्रह्म नदी से क्या है, तीन प्रसिद्ध जो नदियां पड़ते हैं, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इन नदियों का जो निर्माण है वो इसी शिवालिका इंडो ब्रह्म नदी के माध्यम से हुआ है। यहां दोस्तों आपने गार्ज के बारे में पढ़ा है, तो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे सिंधु गार्ज क्वेश्चन आ गया कि सिंधु नदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस गार्ज का निर्माण किया गया है उस गार्ज का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है सिंधु गार्ज ही नाम है और जम्मू कश्मीर में है। गार्ज किसे कहोगे? तंग तीव्र ढाल वाली घाटी जो है अपरदन के माध्यम से जब नदी बनाती है खड्डों के रूप में, महाखड्ड के रूप में, तो वही गार्ज होता है। और गार्ज का बड़ा रूप क्या कहा आपने? कैनियन। इसके बाद में जैसे सीप किला, देखो दोस्तों, सीप किला गार्ज जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इस सीप किला गार्ज का निर्माण जो है वो सतलज नदी के द्वारा किया गया है।
एक गार्ज और देखते हैं, कोरबा गार्ज। कोरबा जो गार्ज है, इस गार्ज का निर्माण जो है आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा पूर्वी भारत में किया गया है। तो इस प्रकार सिंधु गार्ज, सीप किला गार्ज और कोरबा गार्ज, ये तीन ऐसे गार्ज है जो प्रारंभिक तीन जो आपकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके माध्यम से किया गया है। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले आपने संक्षिप्त जानकारी देखी, हिमालय के निर्माण से पहले सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तैथिस सागर में गिरती थी। इसके अलावा पठारी क्षेत्र में बहने वाली चंबल, कैन, सोन, ये नदियां जो है वो भी इस तैथिस सागर में ही गिरती थी। आपने पढ़ा, जब वृहद हिमालय का निर्माण हुआ तो इसका जो बीच में इन नदियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया और ये फिर से इस वृहद हिमालय को काटते हुए अपनी ओर, अपनी निश्चित दिशा में बहने लगी। इस कारण इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और कालांतर में जब इनके द्वारा गहरे खड्डों का निर्माण हुआ तो उन्हीं गहरी घाटियों को गार्ज कहा गया और गार्ज का बड़ा रूप जो है वो कैनियन कहलाया। जैसे सिंधु गार्ज, सीप किला गार्ज, कोरबा गार्ज जो है वो इन तीनों नदियों के द्वारा बनाया गया है। फिर आपने पढ़ा आगे कि जब आपने पढ़ा कि ये जो तैथिस सागर है, इस तैथिस सागर के अंदर ये सभी नदियां जल डाल रही थी तो अवसाद का यहां जमा हुआ और उसी अवसाद के अंदर अवसादी चट्टानें बनी, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट आदि चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर आपने पढ़ा कि लघु हिमालय शिवालिका श्रेणी के अंदर बहने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, तीस्ता, इन सभी नदियों को क्या है, इन दोनों हिमालयों की पूर्ववर्ती नदी जो है वो कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा कि मायोसीन काल के दौरान क्या है दोस्तों, कि ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, इसी को पहले इंडो ब्रह्म नदी कहते थे, शिवालिका नदी कहते थे, जो पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में जाती थी। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि अरावली और दिल्ली रिज जो पहाड़ियां हैं, इनके मध्य क्या है कि इनका जो उठाव था, इनका जो मार्ग था इस इंडो ब्रह्म का, वो अवरुद्ध होता है और इसी इंडो ब्रह्म से कालांतर में जो आपकी सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों के अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। देखो दोस्तों, सिंधु नदी जो है इसके बारे में आपने काफ़ी बार चर्चाएं की है। आज इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, सिंधु नदी जो है इसके बारे में आज जो है वो चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहली नदी और इसकी सहायक नदियों को साथ में देखेंगे दोस्तों। सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी लेते हैं सबसे पहले। पहला क्वेश्चन देखो, इससे सिंधु नदी में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो पहला है कि गंगा और सिंधु नदी का जो जल है, इस जल का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है दोस्तों, पोटवार का जो पठार है, इस पोटवार के पठार के माध्यम से ही सिंधु और सतलज नदी का जो आपका पृथक्करण है, अलग होना है जल का, वो होता है। दूसरी बात, सिंधु नदी जो है ऋग्वेद में, ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में इस सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। हिरनैनी के रूप में सिंधु नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर मिलता है दोस्तों। प्लस एक विशेष खूबी याद रखना दोस्तों कि ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में जो आपकी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के अलावा, सिंधु नदी के अलावा जो सभी नदियां हैं इनको क्या माना गया है? स्त्रीलिंग माना गया है। ये विषय ध्यान रखना दोस्तों। सिंधु नदी के अलावा ऋग्वेद में सभी नदियों को स्त्रीलिंग नदी के रूप में माना गया है, जबकि सिंधु नदी को जो है वो पुल्लिंग के रूप में ही माना जाता है, स्त्रीलिंग नहीं माना जाता है। अब यहाँ से याद रखना भाई, आपने पढ़ा कि भारत की एक प्रसिद्ध घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता का निर्माण भी इसी नदी के किनारे हुआ था। इनकी सहायक नदियों के किनारे जो है इस सभ्यता का निर्माण भी हुआ था। देखो, सिंधु नदी का जो उद्गम है यहाँ देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे और साथ के साथ इसका जो क्षेत्र है वो भी हम देखते हैं। ये आपकी इस भारत के मानचित्र में सिंधु नदी जो है इसके अपवाह क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं।
ये लो भारत का मानचित्र यहाँ से, और यहाँ से ये आ गया आपका नेपाल का क्षेत्र। ये है आपका क्षेत्र जहाँ से इसका उद्गम होता है, तिब्बत। ठीक है दोस्तों, तिब्बत जो है यहाँ पर आपने पढ़ा है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के अंदर है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद जो है, इस बोखरचू हिमनद से आपकी सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहाँ से सिंधु नदी उद्गम हो रही है, और ऐसे सिंधु नदी जो है वो चलती है, और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए जो आपकी एंड में अरब सागर है, इस अरब सागर के अंदर जो कराची है, इस कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपने पढ़ा है भाई सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों। यदि इसका कुल अपवाह तंत्र देखते हैं, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र टोटल की बात करते हैं तो 11.65 लाख, याद रखना दोस्तों, 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु नदी का क्या है, टोटल अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है। यदि भारत की बात करते हैं कि सिंधु नदी का भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ये सिंधु नदी का भारत में अपवाह मिलता है। यहां आपने दोस्तों पढ़ा होगा भाई सिंधु नदी का भारत में अपवाह है या भारत में क्षेत्र जो है वो केवल कौन सा है, लेह है। केवल लेह से गुजरती है सिंधु नदी, और यहीं पर ये जो आपकी सिंधु नदी है ये गहरा गार्ज का निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, अब यहां आपने पढ़ा है कि सिंधु नदी का मुख्य अपवाह क्षेत्र पाकिस्तान जो देश है, इस पाकिस्तान के अंदर ही सिंधु का मुख्य अपवाह मिलता है। लेकिन यहां नदी होने के बावजूद भी क्या है, नदियों का मुख्य अपवाह नहीं मिलता है, नहरों का निर्माण ज्यादा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। अब यहां से देखो, इस जो आपकी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की एक बार सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। जैसे वो तो जो भी सहायक नदियां हैं सब ट्रिक के माध्यम से आएगी, फिलहाल आपको बता रहा हूं क्रम से कौन कौन सी नदी याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ अनंत, जो शेषनाग है, यहाँ से आपकी झेलम नदी निकलती है, और ये झेलम सबसे पहले, झेलम के बाद में आती है आपकी चिनाव, चिनाव के बाद में आती है रावी, रावी के बाद में आती है व्यास, और व्यास के बाद में राकस ताल से निकलती है सतलज, और ये हरि के स्थान है। और यहाँ से आगे चल के जो आपकी ये नदी है ये भी इसके अंदर मिल जाती है। लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई है आपके सतलज नदी की, ध्यान रखना दोस्तों। जबकि मुख्य सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है, चिनाव ही मानी जाती है। अब नदियों का क्षेत्र देख लो, सबसे पहले निकलती है जिसका नदी का नाम है वो है आपकी झेलम, क्रम से झेलम के बाद में आती है चिनाव, चिनाव के बाद में आती है रावी, रावी के बाद आती है व्यास, और व्यास के बाद में आती है दोस्तों सतलज। ये नदियां जो है इसकी मुख्य नदियां आपकी हो गई इस शिवालिका श्रेणी के अंदर, सॉरी इस सिंधु नदी की मुख्य नदियां। ठीक है, अब इधर से बात करेंगे तो एक तो आती है ये श्योक नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, इधर से बात करते हैं तो ये काबुल नदी हो गई। आगे चलेंगे तो एक और आती है कुरुम नदी हो गई। ठीक है, तो ये कुछ नदियां जो है वो बाएं किनारे से और ये कुछ दाएं किनारे से नदियां जो है वो इसे आपके सिंधु नदी के अंदर मिलती है। तो ये इसका मुख्य अपवाह तंत्र हो गया। अब ये जो अपवाह तंत्र है वो लगभग 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार मिलता है। अब यहाँ से देखो ये क्रम विशेष याद रखना, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, यही क्रम है इनका, और इन्हीं क्रम के आधार पे दोस्तों आपको याद रखना है सिंधु नदी का मुख्य अपवाह है। अब चलते हैं आगे। देखो सिंधु नदी जो है इसका मुख्य केंद्र भारत में एक ही क्षेत्र से आता है, वो है आपका लेह है। याद रखना दोस्तों, लेह से ही इसका मुख्य जो केंद्र है वो माना जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सिंधु नदी जो है, इस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख जो शहर है ये कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो शहरों की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला जो शहर है, इस शहर को हम देखते हैं सिंधु नदी के किनारे। देखो लेह सूख गया,
ख्याल रखना दोस्तों, ट्रिक याद रखना। ले है सूख गया हैदर, ले है सूख गया हैदर, बेशरम दास, बेशरम दास इस्माइल, बेशरम दास इस्माइल, इंक लेता हूं एक बार दूसरी, बेशरम दास इस्माइल, बेशरम दास इस्माइल का कोट लाया है, कोट लाया है। देखो दोस्तों, ये ट्रिक याद रखना। ये ऐसे नगर है जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। ये सभी नगर जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। दोबारा लाइन सुनना दोस्तों, ले है सूख गया हैदर, ले है, एक आदमी बोल रहा है दूसरे आदमी से कि दोस्त ले है सूख गया है हैदर, बेशरम दास अब क्या लाएगा, इस्माइल का कोट लाएगा। तो देखो कौन कौन से नगर बनते हैं सिंधु नदी के किनारे पर। लेह से हो गया पहला नगर, तो आपको दिख रहा है लेह, जो भारत में है लेह। सूख से कौन सा बन जाएगा दोस्तों, सुक्कर। गया से कौन सा बन गया है दोस्तों, गिलगित का क्षेत्र भी आता है इसमें। हैदर, तो हैदर से बन गया हैदराबाद, सिंध प्रांत का है ये हैदराबाद। बेशरम से दोस्तों बन जाएगा बेसम, बेसम भी पाकिस्तान का शहर है जो इसी नदी के किनारे बसा है। बेसम के बाद दास आया है दोस्तों, तो याद रखना दासू, दासू शहर भी इसी के किनारे बसा है। इस्माइल से दोस्तों हो गया डेरा इस्माइल खान, इस्माइल खान जो है, इस्माइल खान ये भी एक शहर है इसी के किनारे। कासे हो जाएगा दोस्तों ठाकोट, सॉरी कासे कोटा से लेते हैं, कोट लाएगा, लाएगा, ठीक है दोस्तों। काशी हो गया स्कॉर्ट, स्कॉर्टू, ठीक है, और कोट से हो गया ठाकोट। ये ऐसे स्थान हैं जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। तो आराम से सुनना, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए मुख्य शहरों की बात करेंगे तो लेह सूख गया हैदर, लेह सूख गया हैदर, बेशरम दास इस्माइल का कोट लाएगा। याद रखना, बेशरम दास इस्माइल का कोट लाएगा, जिसमें एक तो हो गया लेह, सूख से सुक्कर, और गया से गिलगित, हैदर से हैदराबाद, बेशरम से बेसम, दास से दासू, और इस्माइल से डेरा इस्माइल खान, और का से स्कोट, और कोट से हो गया थाकोट। ये मुख्य ऐसे नगर है जो सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए हैं दोस्तों। अब यहां से आगे चलते हैं, देखो हाँ देखो, सिंधु नदी के किनारे पर किनारे पर बाईं ओर से और दाईं ओर से, ठीक है। तो सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां जो है इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाएं किनारे से। बाएं किनारे से मिलने वाली सिंधु की मुख्य सहायक नदियों की बात करेंगे दोस्तों। तो मुख्य सहायक नदियां याद रखना, हाँ मुख्य सहायक नदियों की बारे में याद रखना, जासिगार, जासिगार, गीलाकर, गीलाकर सतारा, जासिगार गीलाकर सतारा, तब तब झेलम, तब झेलम चैन से, तब झेलम चैन से बैठेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। मुख्य चैन से, इसको दूसरा कर लेते हैं, व्यायाम करेगी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, जासिगार गीलाकर सतारा, तब झेलम चैन से व्यायाम करेगी। तो याद रखना दोस्तों, ये जो मुख्य आपकी सिंधु के बाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियां हैं, जासिगार
गीला कर सतारा तब झेलम चैन से व्यायाम करेगी। अब यहाँ देखो कौन कौन सी नदियाँ लेनी है, 1 2 3 ये हो गई, एक ये है, दोनों हैं, एक हो गई ये, एक और एक ये नदियाँ आपको मुख्य तो है इस बाएं किनारे से लेनी है। तो देखो कौन कौन सी आती है, जासे हो गई कौन सी, जासकर। शिगार खुद नदी है तो ध्यान रखना, शिगार भी बाएं किनारे से आके मिलती है। गीलाकर से हो गई गिलगित नदी भी बाएं किनारे से आके मिलती है। सतारा तो से हो गई आपकी सतलज भी बाएं किनारे से मिलती है। रासे हो गई आपकी रावी और सीधी झेलम आपको दिख रही है तो एक हो जाएगी आपकी कौन सी, झेलम। और चैन से हो गया कौन सी, चिनाव। और से हो गया श्यांग नदी भी दाएं बाएं किनारे से मिलती है। व्यायाम से हो गया व्यास। ये ऐसी नदियां हैं जो आपकी इसे सिंधु नदी में बाएं किनारे से मिलती है दोस्तों। तो दोबारा बोल रहा हूं, जा सिगार गीला कर सतारा तब झेलम चैन से व्यायाम करेगी। ये है आपकी मुख्य बाएं किनारे से मिलने में जासकर, शिगार, गिलगित, सतलज, रावी, झेलम, चिनाव, श्यांग और व्यास। ये मुख्य नदियां आपको याद रखनी है बाएं किनारे से। हाँ, दाएं किनारे से देखो दोस्तों, यहां से दाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियां, ठीक है। दाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियां देखो कौन कौन सी है। गोमल शोक से कर्म करो काबुल का। याद रखना दोस्तों लाइन को, गोमल शोक से कर्म करो काबुल का। ये वो नदियां हैं जो सिंधु नदी के दाएं किनारे से मिलती है। दोबारा लाइन सुनना, गोमल शोक से कर्म करो काबुल का, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी नदियां आ रही है, अंडरलाइन लेते हैं। 1 2 3 और 4 प्रधान नदियां ले रहे हैं। एक तो हो गई दोस्तों कौन सी, गोमल खुद नदी का नाम है। एक हो गई सीधा नदी का नाम है शोक। एक हो गई आपकी कुरुम और एक हो गई आपकी काबुल। ये ऐसी नदियां हैं जो आपकी सिंधु नदी के दाएं किनारे से आके मिलती है। अब एक बार दोबारा देखो सभी देखो एक बार दोबारा इसको, ताकि एक बार कंफर्म हो जाएगा। ये हमने सिंधु नदी का एक क्षेत्र देखा है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से पड़ा है, मानसरोवर झील में बोखरसु हिमनद से। लंबाई पड़ी 2880 किलोमीटर है। अपवाह तंत्र पड़ा 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के अंदर अपवाह तंत्र पड़ा अपने तो क्या होगा, भारत में अपवाह तंत्र है 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। मुख्य नदी मानी जाती है लंबाई में तो चिनाव मुख्य मानी जाती है नदी की, इसकी सिंधु की सहायक नदियों के अंदर है। इसके अलावा पड़ा सिंधु और गंगा का जो जल विभाजन है वो कौन करता है, तो पोटवार का पठार जो है ये इसके विभाजन का काम करता है। सिंधु नदी की भारत के जिस क्षेत्र से गुजरती है वो क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर देना है लेह से गुजरती है। और यहाँ इसके बाद में आपने पढ़ा इनकी सहायक नदियों की, पंजाब की पंच नदियों के बारे में काफी बार क्रम से भी पूछ लेते हैं। तो झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज, ये सभी नदियां जो है आपकी इस मुख्य सिंधु की सहायक नदियां मानी जाती है। अब जिसमें आपने पढ़ा है झेलम और बाकी रावी, व्यास, सतलज जो है ये सभी नदियां जो है आपकी चिनाव के अंदर जाके मिल जाती है, चिनाव की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब यहां से आगे देखो दोस्तों, इसके बाद में पढ़ा आपने कि सिंधु नदी के प्रमुख जो आपके शहर है बसे हुए उसका नाम है। तो लाइन 2-3 बार बोल देना, याद हो जाएगी। पहले लाइन देखो, सुनो आराम से। लेह सूख गया, लेह सूख गया हैदर, हैदर को बोल रहा है कि लेह सूख गया हैदर, बेशरम दास इस्माइल का कोट लाएगा, ठीक है। तो लेह सूख गया हैदर, बेशरम दास इस्माइल का कोट लाएगा। ये वो शहर है जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें देखो एक तो लेह है, एक सुक्कर, एक गिलगित का क्षेत्र भी थोड़ा वो शामिल है। हैदर से हैदराबाद, बेशरम से बेसम, दास से दासू, इस्माइल से डेरा इस्माइल खान और का से स्कोर्ट और कोट से थाकोट।
ये वो शहर है जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं सिंधु की दो दाएं और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में। तो सबसे पहले है बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां। तो देखो जासिगार गीलाकर सतारा, जासिगार गीलाकर सतारा तब झेलम चैन से व्यायाम करेगी। जासिगार गिलाकर सतारा तब झेलम चैन से व्यायाम करेगी। तो नदी कौन कौन सी हो गई? जास्कर, सिगार, गिलगित, सतलज, रावी, झेलम, चिनाव, श्यांग और व्यास। दाएं किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी है? गोमल शोक से कर्म करो काबुल का, गोमल शोक से कर्म करो काबुल का। तो गोमल शोक कर्म से हो गई कुरुम और काबुल से काबुल। ये नदियां हो गई दाएं किनारे से और वो नदियां हो गई बाएं किनारे से। अब चलते हैं इन पंच नदियों को भी साथ के साथ में देख लेते हैं, मुख्य इनकी जानकारी। दोस्तों तो अब यहां तक का मैटर देखा, अब इससे आगे देखते हैं सिंधु की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनकी एक संक्षिप्त जानकारी जो है, ये जानकारी भी हम यहां इस टॉपिक के माध्यम से देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हाँ सबसे पहले बात करते हैं झेलम की। हाँ झेलम के बारे में तो काफ़ी बार पढ़ा है आपने, वैदिक काल में भी झेलम नदी का उल्लेख मिलता है लेकिन इस नाम से नहीं मिलता है। देखो दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम जो है ये उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है, इस पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में एक शेषनाग जो झील है, इस शेषनाग झील से ही आपकी ये जो नदी है इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, झेलम नदी का। दूसरी बात, झेलम नदी जो है ये वुल्लर झील का नाम पड़ा होगा, इस वुल्लर झील में भी गिरती है। और प्रसिद्ध आपका जो श्रीनगर है, ये श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है? तो आंसर क्या देना है? झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दूसरी बात याद रखनी है दोस्तों कि मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद जो है से मंगला, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक ये जो आपकी झेलम नदी है, ये झेलम नदी जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, इस सीमा पर प्रवाहित होती है या सीमा बनाती है। तो याद रखना दोस्तों, मुजफ्फराबाद से मंगला तक झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। इसके बाद में याद रखना कि ये जो आपकी झेलम नदी है, ये झेलम नदी कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में अनंतनाग से, अनंतनाग से बारामूला, बारामूला, अनंतनाग से बारामूला तक जो आपकी झेलम नदी है दोस्तों, ये नौकायन योग्य है, नौकायन योग्य है आपकी झेलम नदी। और एंड में याद रखना, ये झेलम नदी जो है ये पाकिस्तान में जाके क्या है, जो चिनाव नदी है, इस चिनाव नदी के अंदर सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। चिनाव, झेलम के बाद में बात करते हैं चिनाव की। तो चिनाव भी सिंधु की मुख्य सबसे बड़ी सहायक नदियों के अंदर शामिल की जाती है। चिनाव नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही इसका उद्गम होता है। एक तो लोहार और एक स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश में, इन जिलों से ही इस नदी का उद्गम होता है। एक तो चंद्रा और एक भागा, चंद्रभागा या चंद्रभागा नदी के रूप में ही क्या है, इस चिनाव नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के लोहार व स्पीति जिले के अंदर। और यहाँ चंद्र और भागा दो शाखाओं के रूप में ये जो आपकी नदी है ये बहती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा नदी ही कहा जाता है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है टांडी, इस टांडी नामक स्थान के ऊपर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी चंद्र
और चंद्र और जो भागा है, इन दोनों नदियों का संगम है। और यहाँ इस संगम के बाद में ही ये जो आपकी नदी है वो चिनाव के नाम से जानी जाती है। चिनाव जो है ये मुख्य नदी है, अधिकांश सहायक नदियाँ चिनाव में ही आकर मिलती है। तो उद्गम कहाँ? हिमाचल प्रदेश में लोहार और स्पीति जो है, यहाँ से चंद्र और दो भागा, दो शाखाओं के रूप में ये जो आपकी नदी है वो निकलती है। तो एक तो हो गई झेलम चिनाव। अब बात करते हैं रावी नदी की। तो देखो रावी नदी जो है ये नदी भी क्या है? चिनाव की ही मुख्य सहायक चिनाव नदी में ही जाके मिलती है। इसका उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो याद रखना रोहतांग दर्रा जो है, इस रोहतांग दर्रे से ही होता है। और ये भी कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं से आपकी जो रावी नदी है, इस रावी नदी का जो उद्गम है ये होता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ रावी नदी जो है, ये रावी नदी इसी आपके पंजाब के क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए कालांतर में इस चिनाव में मिल जाती है। उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद में बात करते हैं व्यास का। तो व्यास नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है? तो बताना है रोहतांग दर्रा जो है, इस रोहतांग दर्रे से ही व्यास नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ याद रखना है कि रावी व्यास का जो क्षेत्र है अपवाहित होने वाला, उस घाटी को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। और यह घाटी आपकी व्यास और रावी वाला क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र के अंदर मिलती है कुल्लू घाटी। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो आती है सतलज नदी। देखो सतलज नदी लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। दोस्तों याद रखना सतलज नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? तिब्बत के अंदर से होता है। कहाँ से? तो जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, इसके निकट राकसताल, राकसताल जो हिमनद है, यहाँ से आपकी सतलज नदी का जो उद्गम है ये उद्गम होता है। सतलज नदी जो है, इस सतलज नदी के ऊपर आपने पढ़ा होगा भाई व्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है। याद रखना दोस्तों, व्यास सतलज की ही सहायक नदी है। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो सतलज नदी है, पंजाब का एक स्थान है रोपड़। इस रोपड़ के बाद में ही ये जो आपकी सतलज नदी है रोपड़ में आकर ही मैदानी जो क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उससे पहले ये पर्वतीय जो घाटियां हैं उन्हीं में बहती है। और पंजाब के रोपड़ में आकर मैदानी भाग में सतलज नदी जो है वो प्रवेश करती है। आगे आपने पढ़ा है कि भाई व्यास, दोस्तों व्यास और जो सतलज नदी है इनका मिलन जो है हरिके नामक स्थान पे होता है। ठीक है, नामक स्थान पे होता है। और यहीं इसके मिलन स्थल के ऊपर हरिके बैराज बांध जो है ये बना हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। प्लस आपने पढ़ा है कि सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध। याद रखना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा भी दी थी। तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर भाखड़ा स्थान पे बना हुआ है। और इसे भाखड़ा बांध का पीछा जो भरे हुए जल है उसको क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील के नाम से भी जानते हैं। हाँ, यहाँ याद रखना दोस्तों भाई रावी नदी के ऊपर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम क्या है दोस्तों? थीन बांध। थीन बांध जो है, ये थीन बांध जो है आपका रावी नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा एक अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से काबुल नदी आती है। काबुल नदी जो है ये अटक, याद रखना दोस्तों, अटक के निकट क्या है? इसे सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। अटक के निकट काबुल नदी जो है वो मिलती है। हाँ, अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बहावलपुर है, इस बहावलपुर के क्षेत्र में आपकी जो ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ इसे आपकी मुख्य सिंधु नदी की जो नदियाँ सहायक है उनमें जाके मिल जाती है। तो बहावलपुर का जो क्षेत्र है वो ही मुख्य माना जाता है। पंजाब प्रांत के अंदर जो आता है यही इनकी सहायक नदियों का मुख्य केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक बार रिवाइज देख लो भाई, सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं तो झेलम, झेलम का उद्गम पीर पंजाल में शेषनाग से, वुलर झील में भी गिरती है। श्रीनगर इसी झेलम के किनारे बसा है। और मुजफ्फराबाद से मंगला के बीच में ये जो आपकी झेलम नदी है पाकिस्तान भारत की सीमा पर बहती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला के बीच में नौकायन योग्य भी है। इसके बाद में पड़ा चिनाव नदी। तो चिनाव हिमाचल प्रदेश में लोहार स्पीति जिले के अंदर से
निकलती है और दो धाराओं के रूप में निकलती है, एक चंद्र और एक भागा के रूप में। हिमाचल प्रदेश का टांडी नामक स्थान है जहां चंद्र और भागा दोनों आपस में मिलती है। उसके बाद में इसको चिनाव के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको चिनाव नहीं कहते, चंद्रभागा कहते हैं। और कालांतर में जब ये टांडी से आगे निकलती है तो चिनाव के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में रावी पड़ा, तो रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और रावी नदी के ऊपर थीन बांध बना हुआ है। फिर आती है व्यास नदी, तो व्यास का उद्गम भी रोहतांग दर्रे से ही होता है। और कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, ये कुल्लू घाटी इन्हीं नदियों का अपवाह तंत्र क्षेत्र माना जाता है। सतलज नदी की बात करते हैं तो लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। लंबाई इसकी है। तिब्बत में मानसरोवर जो झील है इसके निकट राकसताल से जो है वो आपकी ये जो सतलज नदी है इसका उद्गम होता है। व्यास नदी जो है ये सतलज की सहायक नदी है जो हरिके नामक स्थान पर क्या है सतलज से जाके मिल जाती है, और इन दोनों के मिलन स्थल के ऊपर हरिके बैराज बांध जो है उसका निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस सतलज नदी के ऊपर भांकड़ा बांध बना हुआ है, और भांकड़ा बांध का भरा हुआ जल ही क्या कहलाता है दोस्तों, गोविंद सागर जो झील है उस झील के नाम से जानते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है कृत्रिम झील जो है वो मानी जाती है। अब इससे आगे का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। तब तक लगे रहो पढ़ाई के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।